और अब जानते हैं अब तक की सभी खबरों को एक एक मिनट में। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। धारा 370 हटने के करीब 2 साल बाद पीएम मोदी ने आज कश्मीर के नेताओं के साथ ये बैठक की है। बैठक के बाद सभी नेताओं ने माना कि बैठक सकारात्मक रही। बैठक में महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने 370 की बहाली की मांग की। हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बैठक में शामिल जम्मू कश्मीर के नेता अल्ताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। पीएम मोदी ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने। बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी, जिसमें 370 की बहाली का मुद्दा सबसे अहम था। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि मुख्य मुद्दा लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करना है। जेएनके में विधानसभा चुनाव कराने को केंद्र सरकार ने अपनी प्राथमिकता बताया। ये साफ किया गया कि परसीमन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि दिल्ली और दिल दोनों की दूरी कम करनी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। कश्मीर के सभी नेताओं की बात सुनने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद राष्ट्रहित में काम होना जरूरी है। जेएनके में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित कराने की भी जरूरत है। हमें लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्राम प्रधानों से सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें सीएम ने प्रधानों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और निगरानी समितियों के जरिए संक्रमण पर कंट्रोल करने में मदद की अपील की है। सीएम का यह खत सभी प्रधानों को निजी तौर पर भेजा गया है। योगी ने खत के जरिए कहा है कि प्रधानमंत्री के मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्राम प्रधान का योगदान महत्वपूर्ण होगा। ग्राम प्रधान कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति जन समस्या को प्रेरित करें और उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। सीएम ने कहा है कि निगरानी समितियों के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों वाले बच्चों को पहचान करें, साथ ही उनके लिए विशेष मेडिकल किट गाँव में बंटवाएं। सीएम ने प्रधानों से गाँव के लोगों की बीमारियों से बचने के लिए जागरूक करने की अपील भी की है। असम के बाद अब यूपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा तेज हो गई है। चर्चाएं हैं कि अगर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी योजनाओं, सरकारी सब्सिडी और राशन वितरण और राज्य सरकार की नौकरी और सस्ते घर की स्कीम से हाथ धोना पड़ सकता है। कई इस तरह की तमाम अटकलों और कयासों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार गंभीर है, प्रदेश के हित में ही कदम उठाया जाएगा। केशव जी ये बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण? निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न किसी से कोई भेदभाव होगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके मुताबिक अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले वक्त में सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। बीजेपी इसे देश हित में जरूरी फैसला बता रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी लगभग 24 करोड़ है। दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या है। 25 जून को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर आ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का ये पहला कानपुर दौरा होगा। खास बात यह है कि राष्ट्रपति अपने कानपुर यात्रा ट्रेन के जरिए करेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम अधिकारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। कोविंद के 3 दिवसीय प्रस्तावित दौरे को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही कानपुर आएंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सर्किट हाउस और एयरपोर्ट पर भी कमांड सेंटर बनाया गया है। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन कानपुर नगर में होगा। ये बहुत सौभाग्य है कि 3 दिन उनका प्रवास होगा। इस बीच में कानपुर नगर के बहुत से लोगों से वो भेंट करेंगे और 1 दिन कानपुर देहात में भी उनका दौरा होगा और इसके बाद लखनऊ जाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए सर्किट हाउस को एक मजबूत कैंप के रूप में विकसित किया जा रहा है।
धर्मांतरण केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि आरोपी उमर गौतम फतेहपुर के नूरुल हुदा स्कूल भी आता था और उस स्कूल में हिंदू बच्चों को अरबी पढ़ाई जाती थी। हिंदू देवी देवताओं के अपमान की भी बात सामने आई है। जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आई है कि स्कूल की एक महिला टीचर ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। टीचर को भी इस्लाम अपनाने के लिए लालच दिया गया था। जिस स्कूल पर आरोप लगे हैं उसका नाम नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। देर रात यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर भी पहुंची। अभी देर रात एटीएस की टीम फतेहपुर पहुंची और आरोपी उमर गौतम से जुड़े तमाम लोगों की चल अचल संपत्ति को खंगाल रही है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि फतेहपुर जिले में 2 मदरसों में फंडिंग की भी बात सामने आई है। फिलहाल यूपी एटीएस के अलावा लोकल पुलिस और आईबी भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खबर यह भी है कि इस मामले में एलआईयू ने उमर गौतम से जुड़े 50 से अधिक करीबियों के मोबाइल नंबर की सूची एटीएस को सौंप दी है। इसके अलावा एक प्राइवेट स्कूल और एक निजी मदरसे में फंडिंग की आशंका भी जाहिर की गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर कानपुर में भी बच्चों पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इस कड़ी में कानपुर में सबसे ज्यादा छोटी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। जिस बच्ची को वैक्सीन लगाई गई उसकी उम्र मात्र 2 साल 8 महीने है। पहले दिन कुल 5 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। कानपुर समेत देश की 6 जगहों पर 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का ट्रायल कल से शुरू हो गया है। बच्चों को ट्रायल को वैक्सीन का चल रहा है, जिसमें कि 3 भागों में बांटा गया है। 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6। 12 से 18 में 20 बच्चों को दिया गया, 6 से 12 में 20 बच्चों को दिया गया और 2 से 6 वाले में 5 बच्चों को कल दिया गया है। जो सबसे छोटी बच्ची वो 2 साल 8 महीने की थी। वैक्सीन लगने के बाद बच्चों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। फिलहाल अभी तक बच्चों में किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। बच्चों को कोरोना की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। मृत युवक और आरोपी स्कॉर्पियो चालक दोनों ही एक गांव के रहने वाले थे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी ड्राइवर को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बंधक ड्राइवर को छुड़ाने की कोशिश की तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह ये गौरव नाम का बच्चा है जिसकी उम्र करीब 21 साल है। वो अपने गांव से निकला था और स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें उसकी डेथ हो गई। चूँकि इसी गांव का था तो गांव वालों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और पुलिस आई। पुलिस ने उसको बचाने का प्रयास किया। उसमें थोड़ा ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें हमारे 1-2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये पूरा मामला वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कोटा छरेरा के पास का है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून में मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ किया है कि संभावित तीसरी लहर की तैयारी के मद्देनजर सीएम हाउस को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, 3rd वेव के लिए। ये मैं नई बात आपको कह रहा हूँ। असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास को भूतहा, अपशकुन और मनहूस तक कहा गया था। ये भी कहा गया कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ रहा उसको कुर्सी गंवानी पड़ी। इसीलिए मुख्यमंत्री तीरथ रावत भी अब तक इस सरकारी आवास में नहीं गए। सीएम के नए ऐलान के बाद कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि कोई और उपयुक्त स्थान ही नहीं है। आप उसको अपशकुन मान करके स्वयं तो वहाँ जा नहीं रहे और आप कोविड के पेशेंट्स को वहाँ भेजेंगे। कमाल की बात है। मतलब एक कोई किसी बात का कोई तर्क हो। मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर हाउस है। राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम कोविड जैसे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच चल रही है और गुरुवार को टेस्ट में गड़बड़ी के आरोपी कंपनी और टेस्टिंग लैब के संचालकों से पूछताछ भी की गई। हरिद्वार सीडीओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के संचालकों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस पूछताछ में कई अहम और बड़ी जानकारियां हाथ लगी। अभी मॉर्निंग में मैक्स कॉर्पोरेट से हमने पूछताछ कर ली है और चूंकि नलवा लैबोरेटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनसे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। जिस लैब के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, जिसने 1 लाख टेस्टिंग करी है, उसकी गलती है, उससे आप क्वेश्चन करिए। हम लोग टेस्ट कर ही सकते हैं, हमारी कंपनी टेस्ट कर ही नहीं सकती है, ऑथराइज नहीं है। हम तो क्वेश्चन किसी से कर ही नहीं रहे। क्या है आप मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के पार्टनर्स हैं, मलिकापन शरद। किस चीज में डील करती है कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट? जो ये लैब किस चीज में डील करती है सर? कंपनी बिजनेस फैसिलिटी मैनेजमेंट वगैरह में डील करते हैं। यही नहीं, टेस्टिंग लैब नालवा के संचालकों से एसआईटी ने भी कई घंटों तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि मैक्स से कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं। तीसरी आरोपी कंपनी लाल चंदानी को सोमवार को पेशी के लिए कहा गया है।